नाज़रीन, 1990 की दहाई के आखिर में वस्ती अमेरिका के एक छोटे लेकिन खूबसूरत मुल्क कोस्टा रिका में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मकामी लोगों, हुकूमत और माहौलियाती कारकुनों को हिलाकर रख दिया। ये कोई जंग या जल्जले की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कचरे की। ये कहानी है संगतरे यानी माल्टे के उन छिलकों की जिन्हें हम बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं। एक जूस बनाने वाली कंपनी ने तकरीबन 12,000 टन यानी 1,000 ट्रकों के बराबर माल्टे के छिलके और गोदा एक जंगल के बंजर हिस्से में फेंक दिया। उस वक्त ये अमल एक बहुत बड़ी माहौलियाती तबाही और लापरवाही लग रहा था और लोगों ने इस पर शदीद गुस्सा भी दिखाया। लेकिन 20 साल बाद जब साइंसदान दोबारा उस जगह पर गए तो उन्हें वहां जो कुछ नजर आया वो किसी मौजज़े से कम नहीं था। एक ऐसा मौजज़ा जिसने साइंस की दुनिया में खलबली मचा दी और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिसे हम कचरा कहते हैं वो दर हकीकत कुदरत का एक अनमोल खजाना हो सकता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी हैरानकुन तजुर्बे और इसके गैर मुतवक्के नताइज पर बात करेंगे। नाज़रीन, इस कहानी की शुरुआत कोस्टा रिका के एक नेशनल पार्क से होती है जिसे एरिया डी कंजर्वेशन गुआनाकास्टे या ACG कहा जाता है। यह पार्क अपनी हयातियाती तनु और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ऐसा भी था जो माजी में बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुआ था। दरअसल इस इलाके के एक बहुत बड़े हिस्से को माजी में जंगलात काटकर मवेशियों की चरागाह बना दिया गया था। सालों तक जानवर वहां घास चरते रहे, जिसकी वजह से जमीन सख्त हो गई, मट्टी की जरखेजी खत्म हो गई और वहां मौजूद कुदरती दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। जब यह इलाका नेशनल पार्क का हिस्सा बना तो वहां सिर्फ सूखी घास और बंजर जमीन थी। पार्क के मुंतजिमीन और साइंसदान, जिनमें डैनियल जिन्सन और वैनी हेलवाचिस शामिल थे, इस जमीन को दोबारा जंगल में बदलना चाहते थे, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इतने बड़े रकबे पर दोबारा दरख्त लगाने और मट्टी को जरखेज बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे और वसाइल की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थे। वो किसी ऐसे हल की तलाश में थे जो सस्ता भी हो और मुअस्सर भी। और इसी दौरान करीबी एक जूस बनाने वाली कंपनी ने अपना नया कारखाना लगाया। ये कंपनी बड़े पैमाने पर माल्टे और दीगर फलों का जूस बनाती थी, लेकिन इनके सामने एक बड़ा मसला था। जब वो हजारों माल्टों का जूस निकाल लेते तो पीछे टनों के हिसाब से छिलके और गूदा बच जाता। उस गीले और वजनी कचरे को ठिकाने लगाना कंपनी के लिए एक सरदर्द बना हुआ था। उन्हें इस कचरे को फेंकने के लिए या तो महंगे वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स का सहारा लेना पड़ता या फिर टैक्स देना पड़ता था। यहां पर इन दोनों फ्रीकैन यानी पार्क के साइंसदानों और जूस कंपनी के दरमियान एक बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद मुआहदा हुआ। साइंसदानों के जहन में यह ख्याल आया कि क्यों ना इस नामियाती कचरे यानी माल्टे के छिलकों को इस बंजर जमीन पर फैला दिया जाए। उनका नजरिया यह था कि ये छिलके वक्त के साथ सड़ जाएंगे और मट्टी को वो गिजायत फराहम करेंगे जो वो खो चुकी है। ये एक 1-1 सिचुएशन थी। जूस कंपनी को कचरा फेंकने की मुफ्त जगह मिल रही थी और पार्क को जमीन जरखेज करने के लिए मुफ्त की खाद मिल रही थी। चुनांचे 1996 में एक मुआहदा तय पाया और कंपनी को इजाजत दी गई कि वो पार्क के 3 हेक्टेयर रकबे पर छिलके डाल सकती है। प्यारे साथियों, 1997 में ट्रकों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक ट्रक आते गए और वहां माल्टे के छिलके और गोदा उड़ेलते गए। यह सिलसिला 1 साल तक जारी रहा। वहां तकरीबन 12,000 मैट्रिक टन कचरा जमा हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कचरा कितना ज्यादा था, तकरीबन 2,000 हाथियों के वजन के बराबर। जब ये छिलके वहां डाले गए तो शुरू में हालात बहुत खराब हो गए। फलों के सड़ने से वहां शदीद बदबू फैल गई, जिसने आसपास के माहौल को नागवार बना दिया। लाखों की तादाद में मक्खियां और कीड़े मकौड़े वहां जमा हो गए। मकामी लोग इस सूरत हाल से बहुत तंग आ गए थे। उन्हें लगा कि नेशनल पार्क की इंतजामिया ने एक खूबसूरत जगह को कचरा कुंडी बना दिया है। लोगों ने शिकायतें करना शुरू कर दी कि इससे बीमारियां फैलेंगी, पानी आलूदा होगा और माहौल तबाह हो जाएगा। बज़ाहिर लोगों का गुस्सा बजा था, क्योंकि किसी ने भी पहले इतने बड़े पैमाने पर कचरा जंगल में डालते हुए नहीं देखा था। यह एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं आ सकता था कि इससे कोई फायदा भी हो सकता है। मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब उस कंपनी की एक हरीफ कंपनी ने उस मामले को अदालत में घसीट लिया। दोस्तों, उस कंपनी ने इल्जाम लगाया कि दूसरी कंपनी माहौलियाती तहफ्फुज की आड़ में
अपना जहरीला कचरा नेशनल पार्क में फेंक रही है ताकि वो कचरा ठिकाने लगाने की फीस से बच सके। उन्होंने इसे नेशनल पार्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मीडिया ने भी इस पर खूब शोर मचाया। बदकिस्मती से अदालत ने भी मुखालिफ कंपनी के हक में फैसला सुना दिया। सन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मंसूबे को फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया और इसे गैर कानूनी करार दे दिया। यह साइंसदानों जेनसन और हेलवॉचेस के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन कानूनी और अवामी दबाव के सामने उनकी एक न चली। प्रोजेक्ट बंद हो गया, ट्रक आना रुक गए और उस जगह को उसी हालत में छोड़ दिया गया जहां हजारों टन छिलके पड़े सड़ रहे थे। वक्त गुजरता गया, लोग इस वाक़े को भूल गए और वो जगह अवाम की नजरों से ओझल होकर वीरान पड़ी रही। प्यारे साथियों, अगले 15 से 16 साल तक उस जगह पर कोई नहीं गया, ना साइंसदान, ना कंपनी के लोग और ना ही कोई सयाह। ये एक भूली बिसरी दास्तान बन गई। लेकिन कुदरत खामोशी से अपना काम कर रही थी। वहां पड़े हुए हजारों टन छिलके आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने लगे। इन छिलकों ने जमीन के ऊपर एक मोटी तह बना ली थी, जिसने सबसे पहले वहां मौजूद नुकसानदेह घास को खत्म किया। ये वो घास थी जिसने जमीन को बंजर बना रखा था और नए पौधों को उगने से रोक देती थी। छिलकों की वजह से इस घास तक सूरज की रोशनी पहुंचना बंद हो गई और वो मर गई। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक जानदारों, फंगस और बैक्टीरिया ने इन छिलकों को तोड़ना शुरू किया और इन्हें बेहतरीन नामियाती खाद में तब्दील कर दिया। ये अमल सालों तक जारी रहा, इंसानों की मदाखलत के बगैर, फितरत के अपने उसूलों के मुताबिक। और जो बदबू शुरू में आती थी वो खत्म हो गई और वो कचरा जमीन का हिस्सा बनकर मट्टी की रगों में गिजायत बनकर दौड़ने लगा। लेकिन दुनिया को इसकी खबर तब हुई जब 2013 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म उस जगह पर तहकीक के लिए पहुंचा। यह तालिब इल्म दरअसल जंगलात की बहाली पर तहकीक कर रहा था और इसने उन पुराने साइंसदानों से राब्ता किया जिन्होंने यह तजुर्बा शुरू किया था। जब वो उस जगह का मुआयना करने के लिए कोस्टा रिका पहुंचे तो उन्हें वो जगह तलाश करने में बहुत मुश्किल पेश आई। उनके पास उस जगह के पुराने नक्शे और कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे, लेकिन जब वो उस मकाम पर पहुंचे तो वहां का मंजर ही बदल चुका था। वो बार बार अपने जीपीएस को देखते और फिर सामने देखते। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सही जगह पर खड़े हैं। जहां 16 साल पहले बंजर, वीरान और खुश्क जमीन थी, वहां अब इतना घना जंगल उगाया था कि उसमें से गुजरना भी मुश्किल था। उन्हें वहां वो बड़ा पीला बोर्ड भी नजर नहीं आ रहा था जो उस तजुर्बाती जगह की निशानदेही के लिए लगाया गया था। काफी तलाश के बाद पता चला कि वो बोर्ड दरअसल दरख्तों की घनी शाखों और बेलों के पीछे छुप चुका था और वो जगह मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। नाज़रीन, टिमोथी जो कि तालिब इल्म था, उसने उस जगह का तफसीली साइंसी जायजा लिया तो नतायज दंग कर देने वाले थे। उसने उस जगह की मिट्टी और पौधों का मवाजना साथ वाली जमीन से किया जहां माल्टे के छिलके नहीं डाले गए थे। जमीन आसमान का फर्क था। जिस जमीन पर छिलके डाले गए थे वहां दरख्तों और पौधों की तादाद दूसरी जमीन के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा थी। वहां दरख्तों का हुज्जम, उनका फैलाव और उनकी सेहत हैरान कुन थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां सिर्फ एक किस्म के पौधे नहीं थे, बल्कि दर्जनों अकसाम के नायाब दरख्त उगाए थे जो आमतौर पर सिर्फ घने और पुराने जंगलों में पाए जाते हैं। मिट्टी की जांच करने पर मालूम हुआ कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और दीगर जरूरी मादनियात की मिकदार बहुत ज्यादा थी। वो जमीन जो कभी पथरीली और बेजान थी, अब इतनी जरखेज हो चुकी थी कि वहां जिंदगी पूरी कुव्वत के साथ मुस्कुरा रही थी। वहां परिंदे, जानवर और कीड़े मकोड़े वापस आ चुके थे और एक मुकम्मल इकोसिस्टम बन चुका था। इस तहकीक के नतायज जब 2017 में दुनिया के सामने शाया किए गए तो साइंस की दुनिया में हलचल मच गई। यह तजुर्बा साबित करता था कि ज़रई कचरा, जिसे हम माहौल के लिए खतरा समझते हैं, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो मुर्दा जमीन को दोबारा जिंदा कर सकता है। दरहकीकत माल्टे के छिलकों ने 2 अहम काम किए। पहला ये कि इन्होंने हमला आवर घास को दबाकर खत्म कर दिया जो नए पौधों की दुश्मन थी। दूसरा यह कि इन्होंने मिट्टी को नामियाती मादे से भर दिया, जिससे मिट्टी की पानी जज्ब करने की सलाहियत बढ़ गई और पौधों को खुराक मिली। जब मिट्टी बेहतर हुई तो परिंदे और जानवर वहां आए और अपने साथ मुख्तलिफ फलों और पौधों के बीज लाए। चूंकि जमीन अब जरखेज थी, इसलिए वो बीज फौरन उग आए और देखते ही देखते वहां एक घना जंगल बन गया
और ये सब कुछ बगैर किसी इंसानी मेहनत के, बगैर पानी दिए और बगैर किसी महंगी टेक्नोलॉजी के हुआ। सिर्फ कुदरत ने अपना रास्ता खुद बनाया, बस इंसान ने उसे थोड़ा सा खाम माल फ्राहम कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कोस्टा रिका के एक जंगल तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज हमारी दुनिया को दो बड़े मसाइल का सामना है। एक तरफ कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जंगलात खत्म हो रहे हैं और जमीन बंजर हो रही है। हम खुराक का बहुत बड़ा हिस्सा जाया कर देते हैं और फिर उस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए अरबों रुपए खर्च करते हैं। दूसरी तरफ हम जंगलात को बचाने के लिए परेशान हैं और ये तजुर्बा हमें बताता है कि ये दोनों मसाइल एक दूसरे का हल बन सकते हैं। अगर हम सब्जियों और फलों के कचरे को लैंडफुल साइट्स या समंदरों में फेंकने की बजाय बंजर जमीनों की बहाली के लिए इस्तेमाल करें, तो हम ना सिर्फ आलूदगी कम कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला भी कर सकते हैं। ये एक सस्ता और इंतहाई मुअस्सर तरीका है जिसे दुनिया के दीगर ममालिक और खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक जहां वसाइल की कमी है अपना सकते हैं। आज वो जगह जहां कभी बदबूदार छिलकों के ढेर थे, एक सजो शादाब जंगल में बदल चुकी है। वो दरख्त जो अब वहां खड़े हैं, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। वो परिंदे जो वहां चहचहा रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि कुदरत में खुद को बहाल करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। शर्त सिर्फ ये है कि हम कुदरत के साथ चलना सीखें। वो मुकदमा जो टीको फ्रूट ने जीता था, तारीख उसे एक गलती कहेगी, लेकिन वो तजर्बा जो बज़ाहिर नाकाम होकर बंद हो गया था, आज कामयाबी की एक रोशन मिसाल बन चुका है। और ये हमें सिखाता है कि बाज़ औक़ात फौरी नताइज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कुदरत के फैसले वक्त लेते हैं, लेकिन वो पायदार होते हैं।